गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी लास्ट वाली क्लास में येस्टरडे मैंने आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सी तक पढ़ा दिया था और बिकॉज ऑफ सम स्टोरेज इशू मैंने आपको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी एल्टीट्यूड। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम लोग इसका थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे, दैट इज एल्टीट्यूड. It plays very significant role in determining the climatic conditions of an area. As temperature decreases with increasing height, the places located in the mountainous regions are cooler than the places on the plains. ओके जो एल्टीट्यूड होता है वो भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कितनी हाइट है, कैसा मतलब ज़्यादा हाइट है कि कम हाइट है, उसके हिसाब से भी क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे हम माउंटेनियस रीजन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, एंड आर कूलर दैन द प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। और अगर हाइट कम रहेगी, अगर हम प्लेन एरियाज में आ जाएंगे, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाएंगे, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो उससे थोड़ा कम ठंडा होता है। Due to this reason, the places that lie on the hilly areas of Deccan Plateau are not very hot in spite of being near the equator. अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम ठंडे होते हैं। और इक्वेटर हमारा इंडिया के नीचे सदर्न पोर्शन से बिल्कुल नीचे की तरफ टच करता है। तो डेक्कन प्लेटो आपका जो एरिया है वो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा रहता है? नॉट वेरी हॉट, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। स्पेशली द हिली एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो, जो हमारे डेक्कन प्लेटो के हिली एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वेटर के काफ़ी करीब होते हैं। नाउ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें, India is bounded by the Himalayan mountains in the north. They are also called as the northern mountains. हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ साइड में हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है, आप सबको पता है ये, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्दर्न माउंटेन, और वो नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहलाते हैं। They separate India from the rest of Asia and also protect our country from the cold northern winds coming from the Central Asia. ये क्या करते हैं? हमारे ये सेपरेट करते हैं इंडिया को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। पूरे जो एशिया है, हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो इंडिया को हिमालयन माउंटेन्स पूरे एशिया से थोड़ा सेपरेट करता है, अलग करता है। ऑल्सो and also protect our country from the cold northern winds coming from the central Asia. और जो एशिया का जो सेंट्रल पोर्शन है, यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ इंडिया, इंडिया के जस्ट जो ऊपर, ये इंडिया एशिया के अंदर ही आता है, तो एशिया और एशिया का ये सेंट्रल इसके जब इंडिया के थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे आप, तो ऊपर वाला एरिया आपका सेंट्रल एशिया कहलाता है। और सेंट्रल एशिया से क्या आती हैं? कोल्ड विंड्स चलती हैं और वो अंदर की तरफ एंटर करती हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये आपके पूरे हिमालयन माउंटेन्स हैं ना, तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स की पूरी बेल्ट है वो क्या करती है? जो यहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं उसको रोकती है। ठीक है, वो माउंटेन्स क्या करते हैं? उस हवा को, ठंडी हवा को रोकते हैं। Thus, these lofty mountains form a barrier that affect the climate of India. और इन्हीं mountains, ये mountains क्या mountains कहलाते हैं? These lofty mountains, ठीक है, ये lofty mountains क्या करते हैं? एक barrier का काम करते हैं। barrier समझते हैं ना, जो बीच में बाधा जो होती है उसका काम करते हैं, और उससे क्या होता है? जो इंडिया का क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट करता है। दे ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स, और ये क्या कर लेते हैं? जो मॉनसून विंड्स होती हैं उनको भी पकड़ के रखते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। Hence, these mountains also play a significant role in bringing rainfall in India. और ये जो mountains होते हैं ये
रेनफॉल लाने में, इंडिया में रेनफॉल लाने में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ द लास्ट इज द मॉनसून विंड्स। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि मॉनसून विंड्स क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज ड्यूरिंग समर्स दीज विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द कंट्री। समर्स के टाइम में मैंने आपको बताया था ये इसकी मॉनसून विंड्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, समर सीजन में और विंटर सीजन में अलग चलती हैं और समर सीजन में अलग चलती है। तो समर्स में क्या होता है, ये मॉनसून विंड्स हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कब हैवी रेनफॉल आता है और कब नहीं। वाइल इन विंटर्स दे ब्रिंग लेस रेनफॉल, और विंटर्स में क्या करते हैं ये कम रेनफॉल लेकर आती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर्स दे डू नॉट कैरी मॉइस्चर इन देम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंटर्स में वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर नहीं आती है। मैं स्टूडेंट्स एक बार और आपको मॉनसून विंड्स के बारे में बता दे रही हूँ। हमने पढ़ा था दैट मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड फॉर 6 months इन द समर्स। समर्स में ये सी से लैंड की तरफ चलती हैं। अब देखिए जब सी क्या है, सी में पानी ही पानी होता है, तो जब सी से लैंड की तरफ हवा चलेगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलेगी। इसीलिए वो मॉइस्चर क्या करता है, बारिश लेकर आता है इंडिया के अंदर। ठीक, फिर नेक्स्ट 6 months में क्या होता है, फ्रॉम लैंड टू सी फॉर अनदर 6 months ड्यूरिंग विंटर्स। और विंटर्स में क्या होती है, लैंड की तरफ से लैंड से सी की तरफ हवा चलती है। अब जब सी की तरफ हवा चलेगी तो लैंड से जब हवा चलेगी तो वो कैसी होगी, ड्राई होगी, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर की कमी होगी। इसलिए विंटर्स में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, एंड स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, now this is all about the factors affecting the climate of India. Now in our next class we will study about the seasons of India. Okay class, thank you.